अभी पीछे 9 अगस्त को कलकत्ता के अंदर एक डॉक्टर का गैंग रेप किया गया और उसके बाद उनकी हत्या भी कर दी गई। उसी के बाद से सभी लोगों के मुंह पर एक ही बात है कि आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। आप इंटरनेट पर देखेंगे तो सेलिब्रिटी, नेता सभी लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। सजा सजा। लेकिन यहाँ में इस बात पर सोचना होगा कि क्या सिर्फ सजा दे देने से रेप जैसी घटना को रोका जा सकता है, क्योंकि सजा तो पिछली कुछ घटनाओं में भी दी गई थी। 2012 का निर्भया कांड तो आप सभी को याद होगा। उसके होने के बाद देश के अंदर बहुत जगह पर आंदोलन हुए थे। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में छात्रों ने आंदोलन किया था कि आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए और उसके 7 साल बाद 4 लोगों को फांसी की सजा भी दी गई थी। ऐसी ही एक और प्रचलित घटना साल 2019 में हैदराबाद में भी घटी थी, जब एक 26 साल की महिला के साथ कुछ लोगों ने रेप किया था और उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस वालों ने आरोपियों को पकड़ लिया था और उन आरोपियों का एनकाउंटर भी कर दिया था। उस एनकाउंटर के बाद देश भर में उन पुलिस वालों की सराहना की गई थी। निर्भया कांड में फांसी देने के बाद भी और हैदराबाद वाले कांड में एनकाउंटर कर देने के बाद भी हमारे देश में बलात्कारों की संख्या कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार आज भी हमारे देश में हर दिन 86 रेप होते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं कि रेप सिर्फ भारत में ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा विकसित देश उतनी ही ज्यादा उसमें रेप होते हैं। चीन जो हमसे कई गुना ज्यादा विकसित है, उसके अंदर रेप की सजा मौत है और कई मामलों में तो आरोपी को नपुंसक बना दिया जाता है। लेकिन कुछ समय पहले आए एक आंकड़े में चीन के अंदर एक साल में 31,000 से ज्यादा रेप के मामले थे। इसी तरह फ्रांस में रेप की सजा 20 साल की है, लेकिन 2012 की एक रिपोर्ट में फ्रांस के अंदर एक साल में 75,000 बलात्कार हुए थे। ऐसे ही इंग्लैंड में रेप की सजा आजीवन कारावास है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड में लगभग 4 में से 1 महिला यौन उत्पीड़न की शिकार होती है। अब इन सभी से ऊपर जब आप किसी से भी पूछते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर और डेवलप्ड देश कौन सा है, तो सबके दिमाग में अमेरिका का नाम आता है। लेकिन अमेरिका के अंदर भी हर 5 में से 1 महिला का रेप होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका दुनिया में रेप के मामलों में पहले स्थान पर है। अगर अमेरिका और भारत की तुलना करें तो अमेरिका के अंदर भारत से 4 गुना ज्यादा रेप होते हैं। लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है। अपने देश का उदाहरण और इन सभी देशों का उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि सजा तो यहाँ पर भी दी जा रही है, लेकिन रेप रुक क्यों नहीं रहे? अगर सजा ही सिर्फ समाधान है तो इन देशों में और हमारे देश में भी रेप रुक जाने चाहिए थे। इस चीज को लेके मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड में चोरियां बहुत हो रही थी, तो सरकार ने एक नया नियम बनाया जिसका नाम था ब्लडी कोड। इस कानून के अंतर्गत छोटी मोटी चोरियों के लिए भी सबके सामने फांसी की सजा दी जाती थी। जब चोरों को फांसी की सजा दी जाती थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। लोग इकट्ठे होते थे तो मेले जैसा लग जाया करता था। कुछ समय बाद वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने इस बात पर ध्यान दिया कि जब किसी को फांसी की सजा दी जा रही होती है और उस समय जो वहाँ पर भीड़ होती है, उस भीड़ के अंदर कुछ लोगों की जेबें कट जाती हैं। इस घटना से आपको क्या समझ आया? इससे हमको यही समझ आता है कि सिर्फ सजा दे देने से अपराध कम नहीं किया जा सकता। आज जब कोर्ट के अंदर कोई भी जज किसी भी बलात्कारी को सजा सुना रहा है तो वो सिर्फ बदला पूरा कर रहा है, न्याय नहीं दिलवा रहा। न्याय तो तब होगा जब इस व्यवस्था के ऊपर बहुत गहराई से सोचा जाए कि आखिरकार ये बलात्कार हो ही क्यों रहे हैं। लेकिन अब आप लोग ये बोलेंगे कि अगर सजा ना दे तो फिर ये रेप रुकेगा कैसे? रेप को रोकने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि एक आदमी रेप करता क्यों है, उसके पीछे उसकी मानसिकता क्या है। अगर हमने ये समझ लिया कि एक आदमी रेप करता क्यों है तो रेप रोकना कैसे है वो भी हमें समझ आ जाएगा। समाज में हो रहे बलात्कारों को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक हम इन 2 बातों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। इन 2 बातों में से सबसे पहला तो है हमारे समाज में चल रहा कंपटीशन। जी हाँ, कंपटीशन एक ऐसा शब्द है जो हमारे घर घर में सुनाई देता है। आज के समय में इस कंपटीशन का भाव बहुत छोटे से ही बच्चों के अंदर भरा जा रहा है, और वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि उनके माता पिता के द्वारा। माता पिता ही बच्चे के अंदर कंपटीशन का एक ऐसा भाव भर रहे हैं जिसके अंदर आकर वो दूसरे छात्रों से अपने आप को अलग महसूस करता है। माता पिता और समाज के द्वारा निरंतर बच्चे के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि अगर वो पढ़ाई में थोड़ा सा भी कमजोर रह गया तो वो दूसरे बच्चों से पीछे रह जाएगा, और दूसरे बच्चों से पीछे रह जाना कंपटीशन में हार जाना है। ये निरंतर बच्चों के दिमाग में है कि समाज के अंदर एक कंपटीशन चल रहा है और उस कंपटीशन के अंदर उन्हें सिर्फ फर्स्ट आना है,
सेकंड आने का भी कोई चांस नहीं है। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट आने के लिए कंपटीशन। बच्चे अगर स्कूल से बाहर निकलने के बाद कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर भी कॉलेज में अच्छे मार्क्स आने के लिए कंपटीशन। फिर कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए उसमें भी कंपटीशन। बाद में जब नौकरी करते हैं तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए कंपटीशन। जिंदगी भर लोगों के दिमाग में ये कंपटीशन चल रहा है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे ये इस कंपटीशन से दिक्कत क्या है? कंपटीशन से दिक्कत ये है कि एक समाज के निर्माण में कंपटीशन के लिए कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करने के लिए पैदा हुआ है, वो किसी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। प्रकृति ने हमें कुछ इसी प्रकार बनाया है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग नहीं है, बल्कि वो दोनों एक ही हैं। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति, जिसके अंदर पशु भी आते हैं, कीट पतंगे आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं, ये सभी एक हैं। इन सबको आपस में मिलके ही रहना है। लेकिन कंपटीशन का भाव हमारे मन से इस आध्यात्म के भाव को खत्म कर देता है। कंपटीशन का भाव हमारे अंदर ये बात डालता है कि मैं अपने सामने वाले मनुष्य से अलग हूँ, इसकी आत्मा और मेरी आत्मा अलग है। जब इन दो मनुष्य के बीच में एक अलग का भाव पैदा होता है तो फिर एक मनुष्य के सुख से या दुख से इस दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज के समय में लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि उनके सामने अगर किसी की हत्या भी हो जाती है तो वो चुपचाप खड़े होकर उसे वहां देख लेते हैं। लेकिन यही अगर आप एक छोटे बच्चे को देखें तो अगर उसकी आंखों के सामने हिंसा की जाए तो उससे वो हिंसा देखी नहीं जाती, वो बच्चा रो देता है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि भगवान ने तो हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ने का भाव पैदा किया है, जो कि बच्चे के अंदर तो है, लेकिन बड़े होते होते इस समाज ने उसके अंदर से वो भाव खत्म कर दिया। कैसे? इस कंपटीशन के भाव से ही। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी सोचना होगा कि माता पिता बच्चों के अंदर ही कंपटीशन का भाव भर क्यों रहे हैं? उनके दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि अगर ये बच्चा पढ़ेगा नहीं तो इसको नौकरी नहीं मिलेगी? इसलिए हमें इस बात को भी समझना होगा कि माता पिता के दिमाग में ये बात आ कहाँ से रही है। ये बात आ रही है हमारे देश में चल रही और पूरी दुनिया में चल रही उस अर्थव्यवस्था से, जो अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सबको रोजगार नहीं दिया जाएगा। इस बात को आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक देश है और वहाँ पर 100 लोग रहते हैं। इन सभी 100 लोगों को आपस में पैसा खर्चने के लिए एक बैंक ने 10-10 रुपए कर्ज पर दिए, जिसका टोटल होता है 1000 रुपए। और ये बात ध्यान रहे कि बैंक के इन 10-10 रुपए देने से पहले इन लोगों के पास और कोई रुपए नहीं थे। ये पहली बार इन लोगों को 10-10 रुपए मिले हैं। अब बैंक ने इन लोगों को 10-10 रुपए देने के साथ साथ ये भी कहा कि 1 साल बाद मुझे 10 रुपए के साथ 11 रुपए वापस चाहिए ब्याज के समेत। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बैंक ने इन लोगों को दिए तो 1000 रुपए और बैंक इनसे वापस मांग कितने रहा है? 1100। तो फिर ये अतिरिक्त ब्याज के 100 रुपए आएंगे कहाँ से? कुछ इसी तरीके से आज हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, जिसके अंदर बैंक पैसा तो बना रहे हैं लेकिन उस पैसे को वापस चुकाने के लिए ब्याज नहीं बनाते। अब जब ये 100 रुपए लोगों के पास नहीं होंगे तो लोगों के बीच में क्या पैदा होगा? कंपटीशन। ये सभी के सभी 100 लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लग जाएंगे। एक आदमी कोशिश ये करेगा कि वो दूसरे आदमी से अपने 10 का 11 कर ले, तो एक आदमी दूसरे आदमी से झूठ बोलेगा, उसके साथ फरेब करेगा, किसी भी तरीके से चाहेगा कि उसे बेवकूफ बना के वो अपना 1 रुपया कमा ले। यही कंपटीशन समाज के अंदर फैल जाएगा। इस पैसे की कमी से समाज के अंदर वो कंपटीशन का भाव आ जाएगा। इसी पैसे की कमी की वजह से कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को नौकरी नहीं दे पाएगा, और जब नौकरियां नहीं होंगी तो सीमित सीटें निकाली जाएंगी और उन सीमित सीटों के लिए बहुत सारे लोग कंपटीशन में भाग लेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि माता पिता के दिमाग में ये बात आएगी ही आएगी कि सीटें तो है 5, लेकिन जब उसके लिए 5000 बच्चे कंपटीशन में लड़ेंगे तो तुम्हें सबसे अच्छा होना है। और बच्चों के दिमाग में चल रहा है ये कंपटीशन उन्हें दूसरे बच्चे से दूर कर देता है, उसे दूसरे बच्चे की भावना से दूर कर देता है। उस बच्चे के सुख से दुख से उसे कोई मतलब नहीं रहता। और ये कंपटीशन का भाव ही हमें धीरे धीरे मानवता से अलग करता जाता है। इस अर्थव्यवस्था से पनपे कंपटीशन के बारे में यूरो सिस्टम के निर्माता बर्नार्ड लिएटर ने एक बात कही थी, लालच और प्रतिस्पर्धा अपरिवर्तनीय मानव स्वभाव की वजह से नहीं है, बल्कि लालच और कमी का डर लगातार बनाया जाता है, जो हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे पैसे का एक सीधा परिणाम है। कमी हमारी राष्ट्रीय मुद्राओं में है। वास्तव में केंद्रीय बैंकों का काम ही है कि मुद्रा की कमी करे और कमी को बनाए रखे। इसका सीधा परिणाम ये है कि हमें जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ता है। सभी लोग ये कहते हैं कि खुद को बदलने से पूरी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको लोगों को बदलने के लिए उनके इर्द गिर्द का वातावरण बदलना पड़ेगा। कुछ माता पिता ये सोचते हैं कि वो अपने बच्चों को अगर मॉरल एजुकेशन दे देंगे तो उससे उनके बच्चे और बच्चों से अलग हो जाएंगे,
लेकिन इस मॉरल एजुकेशन का समाज से कोई लेना देना ही नहीं है। मॉरल एजुकेशन में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि उन्हें झूठ नहीं बोलना, उन्हें ईमानदारी रखनी है, उन्हें कहीं चोरी नहीं करनी। लेकिन मॉरल एजुकेशन पढ़ने के बाद जब ये बच्चा समाज के अंदर जाता है तो समाज में सारी व्यवस्थाएं उल्टी हो जाती हैं। अगर वो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा तो उसका सामान नहीं बिकेगा। अगर वो बच्चा 1-2 पैसे की चोरी नहीं करेगा तो और लोगों से गरीब रह जाएगा। एक तरफ तो माता पिता उसे मॉरल एजुकेशन पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ उसके दिमाग में कंपटीशन का भाव भी भर रहे हैं। तो इस द्वंद में बच्चा क्या चुनता है? बच्चा चुनता है कंपटीशन का दबाव। मॉरल एजुकेशन तो तभी कामयाब हो पाएगी जब बच्चे को मॉरल एजुकेशन वाला वातावरण सच में समाज के अंदर मिलेगा। जब मैं ये बात बता रहा हूँ तो लोग ये सोचते हैं कि ये कंपटीशन तो समाज में हमेशा से रहा ही होगा, ये कोई अभी नई बात थोड़ी ना है। नहीं, ऐसा नहीं था। हमारे समाज में यानी कि भारतीय समाज में कंपटीशन के लिए कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि आज से 300-350 साल पहले जब तक हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए थे तब तक हमारे गांवों के अंदर सभी लोगों के काम बटे हुए थे। हमारे गांवों में लोगों की ज्ञातियां बटी हुई थी, जिसे आज लोग जाति के नाम से जानते हैं, उसका असलियत में नाम ज्ञाति था। ज्ञाति का मतलब जो जिस चीज का ज्ञाता है वो उसकी ज्ञाति। जैसे कि सोनार जो सोनारी का ज्ञाता है, कुम्हार जो कुम्हारी का ज्ञाता है, चर्मकार जो चमड़े का ज्ञाता है। इसी प्रकार से हमारे गांव में 18 मुख्य ज्ञातियां हुआ करती थी और उसके अंतर्गत और ज्ञातियां हुआ करती थी जो कि कुल मिला के 360 हो जाया करती थी। इन सभी लोगों का काम निश्चित था और सिर्फ काम ही निश्चित होता तो भी गड़बड़ थी। इस काम के साथ साथ इनका रोजगार भी निश्चित था, मतलब कि इनके मार्केट भी फिक्स थी। गांव के अंदर एक कुम्हार को गांव के कितने घरों में अपना कुम्हारी का काम देना है वो उसके फिक्स हुआ करते थे। जैसे कि एक कुम्हार के 10 घर फिक्स हुआ करते थे कि उन 10 घरों में ही उस कुम्हार को अपना सामान देना है और उस 10 घरों से जो भी अनाज मिलेगा वो उसी कुम्हार का होगा। इस प्रकार से हमारे गांव की सारी ज्ञातियों का मार्केट फिक्स कर दिया गया था, जिससे कि लोगों के दिमाग में कभी भी कंपटीशन का भाव नहीं आया। इसीलिए पहले गांव के अंदर चीजें बिका नहीं करती थी। अगर आपको कुछ बेचना है तो आपको विदेश जाना पड़ता था या फिर कहीं शहर में जाके बेचना पड़ता था। गांव के अंदर आप चीजें नहीं बेच सकते थे, क्योंकि अगर आप गांव के अंदर चीजें बेचेंगे तो आप किसी दूसरे की मार्केट खराब करेंगे। इसी तरीके से सभी ज्ञातियों की मार्केट फिक्स करके हमारे लोगों ने गाँव के अंदर से कॉम्पिटिशन खत्म कर दिया था और उसी वजह से हमारे गाँव में इतने संयमित लोग रहते थे कि कोई पहले तो किसी लड़की को नजर उठा के देखता ही नहीं था, लेकिन अगर देख भी लेता था तो पूरे गांव में पंचायत बैठ जाया करती थी। और जब गांव में लोगों का रोजगार फिक्स था तो जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे तो बच्चे सिर्फ पढ़ने जाते थे। बच्चे इसलिए नहीं पढ़ने जाते थे कि उन्हें आगे चल के नौकरी करनी है। आज के समय में जितने भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय है कि पढ़ने के बाद उन्हें नौकरी चाहिए, और इसीलिए उनके दिमाग में हर समय वो कंपटीशन का भाव रहता है और वो कंपटीशन का भाव उनके मन में हिंसा का भाव बढ़ता है। एक बलात्कारी के मन में काम इच्छा से ज्यादा उसके हिंसा का भाव प्रबल होता है, इसीलिए वो रेप करता है। काम इच्छा का भाव तो सभी के अंदर है, लेकिन सब लोग रेपिस्ट नहीं होते। एक रेपिस्ट को एक आम व्यक्ति से अलग उसकी हिंसा का भाव करता है। अगर आपको मेरी ये बात मजाक लग रही है तो मैं आपको आज की बात से एक उदाहरण दे सकता हूँ। तेलंगाना के आदिलाबाद क्षेत्र में और कुछ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक जाति रहती है जिसका नाम है गोंड। आज के समय में ये गोंड जाति आदिवासी के अंदर आती है, लेकिन एक समय में ये सामान्य लोग ही थे। आज से 10-15 साल पहले जब इस क्षेत्र में कोई 2 सामान्य लोग आपस में बात किया करते थे और एक व्यक्ति जब बात बात में दूसरे व्यक्ति को ये कहा करता था कि अरे सच में मेरी बात का यकीन करो, तो दूसरा व्यक्ति उससे ये कहता था कि हाँ तू बड़ा गोंड है जो तू झूठ नहीं बोलेगा। मतलब कि गोंड जाति की ये बात प्रचलित थी कि गोंड जाति झूठ नहीं बोलती। इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि गोंड जाति झूठ आखिर बोल क्यों नहीं रही थी, क्योंकि अंग्रेजों के इस देश से चले जाने के कई साल बाद तक भी उन्होंने अपने रोजगारों को खत्म नहीं होने दिया था। असलियत में गोंड जाति के लोगों को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। और हो सकता है आप लोग ये भी सोच रहे हो कि ये सिर्फ गोंड जाति ही होगी जो भारत में झूठ नहीं बोलती होगी। एक समय ऐसा भी था जब पूरे भारत में ही लोग झूठ नहीं बोला करते थे, और ये बात मैं सिर्फ ऐसी हवा में नहीं कह रहा हूँ। 305 ईसा पूर्व में यूनान का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था और मेगास्थनीज ने पूरे भारत का भ्रमण किया था। उसने अपनी किताब इंडिका में भारतीय लोगों के बारे में एक बात लिखी थी। मेगास्थनीज बता रहा है कि भारतीय लोग बहुत सच्चे होते हैं, चोरी होना यहाँ पर बहुत दुर्लभ बात है, ये लोग आपस में बहुत विश्वास करते हैं और एक दूसरे पर आरोप या मुकदमेबाजी करना यहाँ पर कोई सामान्य बात नहीं है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत कुछ ऐसा ही था। अंग्रेजों ने इस भारत की मिट्टी को भ्रष्टाचार करना सिखाया, चोरी करना सिखाया, ये बलात्कार जैसी चीजें सिखाई, हिंसा सिखाई, क्योंकि अंग्रेज जिस जगह से आए थे वो भारत से बिल्कुल अलग थी। वहां पर मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं थी,
10 महीने सर्दी पड़ा करती है। आपस में लोग एक दूसरे से जीने के लिए संघर्ष करते हैं। उनके अंदर बचपन से ही कंपटीशन का भाव हमेशा रहता है। इसीलिए ये लोग इतने हिंसक थे। इसलिए ये लोग जब दुनिया में गए तो इनसे ज्यादा हिंसक प्राणी कोई नहीं था। इसीलिए ये दूसरी सभ्यताओं को नष्ट करते चले गए और उनको जीतते चले गए, और जिस देश में ये लोग रहे उस देश के लोगों को भी अपने जैसा ही बना दिया। इस कंपटीशन के माध्यम से बच्चों के मन में जो हिंसा भरी गई, इस हिंसा को लेके बच्चा बड़ा हो ही रहा होता है, इतने में उसके दिमाग पर एक दूसरी चीज अटैक करती है, और इस दूसरी चीज का नाम है एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट ही मीठा जहर है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में उन चीजों को बिठा देता है जो एडवर्टाइजमेंट करने वाला व्यक्ति आपके दिमाग में बिठाना चाहता है। और इसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कई पीढ़ियों से हमारे देश के लोगों के दिमाग में ये बात भरी जा रही है कि लड़कियां एक वस्तु है। आप जरा बॉलीवुड के इस गाने के बोल सुनिए। यहाँ पर एक लड़की को किसी वस्तु की तरह शराब के साथ गटक लेने की बात कर रहे हैं, और फिर इस गाने में नाचने के बाद यही करीना कपूर जब कलकत्ता में रेप हो जाता है उसके लिए ट्विटर पर आकर भी अपने 2-4 शब्द रख देती हैं। ये आज हमारे देश की विडंबना। इस पाश्चात्य संस्कृति ने हमेशा से लड़कियों को एक वस्तु की तरह देखा है, और उस संस्कृति ने आज भारतीयों को भी लड़कियों को एक वस्तु की तरह देखने के लिए मजबूर कर दिया है। आप जब इस बॉलीवुड या फिर इस फैशन इंडस्ट्री को देखते हैं तो इसके अंदर लड़कियों को मॉडल के रूप में पेश किया जाता है। एक मॉडल जिसके ऊपर कपड़े रखकर उस कपड़ों को देखा जाता है। उस लड़की को, उसके अंदर मानव चेतना को नहीं देखा जाता। हमारी भारतीय संस्कृति में शरीर को शरीर के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उसके अंदर की छुपी चेतना को देखा जाता है। और जब इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जाती है कि लड़की तो सिर्फ एक वस्तु है, उसके अंदर कोई चेतना नहीं है, तो फिर उसके सुख से या दुख से उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लड़की उसके सामने चीखती है, चिल्लाती है, उसके दर्द से इसे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए तो ये सिर्फ एक वस्तु है। लोग इस बात को गंभीरता से इसलिए नहीं लेते क्योंकि लोगों को ये लगता है कि सिर्फ एक गाने से कोई रेपिस्ट कैसे बन सकता है। लेकिन लोग इस बात की गहराई में कभी नहीं जाते कि ये गाने, ये एडवर्टाइजमेंट हमारे बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड पे किस तरीके से असर करते हैं। इस कंपटीशन और एडवर्टाइजमेंट ने लोगों के दिमाग पर दो तरफ से प्रहार किया है। बचपन से कंपटीशन उनके दिमाग में हिंसा का भाव भर देता है और उन्हें ये महसूस कराता है कि वो दूसरे से अलग हैं। और बड़े होने के बाद ये एडवर्टाइजमेंट उनके दिमाग में ये बांध डालता है कि लड़कियां तो सिर्फ एक वस्तु हैं। और जब इस हिंसा और लड़की को वस्तु मानने वाली सोच का आपस में मिलान होता है, तब जाकर तैयार होता है एक बलात्कारी। इस बात को आप लोगों को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। किसी भी समाज को कंट्रोल करने के लिए आपके पास दो ही तरीके हैं। पहला तो है हिंसा से कंट्रोल कर लिया जाए, और दूसरा है प्रेम से कंट्रोल कर लिया जाए। पहला तरीका तो हिंसा से कंट्रोल करने वाला वही तरीका है जिस तरीके से आज भारत में कंट्रोल किया जा रहा है, अमेरिका में कंट्रोल किया जा रहा है, पूरे दुनिया में ही लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इस पहले तरीके यानी कि हिंसा के तरीके में दिक्कत ये आती है कि आपको लोगों को कानून के द्वारा कंट्रोल करना पड़ता है। कुछ समय बाद ये देखा गया है कि कानून के डर से जो लोग संयमित किए जाते हैं उनके अंदर हिंसा का भाव धीरे धीरे पनपता रहता है, और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो अपनी हिंसा का भाव बाहर प्रकट कर देते हैं। जैसे कि आपको मैं अमेरिका की एक घटना बताता हूँ। बात है 1977 की, जब अमेरिका के अंदर सिर्फ 25 घंटे के लिए लाइट चली गई थी। सिर्फ इन 25 घंटों में अमेरिका के अंदर इतने क्राइम हुए जितने कि वहाँ पर कई सालों के मिलाकर नहीं हुए थे। लोगों ने सरकारी संपत्ति और दुकानों में आग लगा दी थी। लगभग 1000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई। 2000 से ज्यादा संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। 436 पुलिस अधिकारी घायल हुए। इस हादसे का परिणाम ये हुआ कि सिर्फ 25 घंटों के अंदर करीब 3000 गिरफ्तारियां हुई थी। जब तक लोगों के दिमाग में ये बात थी कि उनको सीसीटीवी में देखा जा रहा है, या फिर ट्रैफिक लाइट्स हैं, या फिर और चीजें जिनसे लोगों को संयमित रखा जाता है, तब तक लोग बस रुके हुए थे। जैसे लोगों को ये बात पता लगी कि अब सरकार उनको नहीं देख रही है, लोगों के अंदर का हिंसा का भाव निकल आया। अब कई लोग ये बात भी सोच रहे होंगे कि अमेरिका के अंदर सब कुछ लाइट से चलता है तो लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा, इसलिए लूट मार करी। लेकिन लोगों ने टीवी की दुकानें, फ्रिज की दुकानों में भी घुस कर लूट मार कर ली थी। 25 घंटे के अंदर लोगों को क्या टीवी देखना था? ये बातें तो अमेरिका को बचाने के लिए वही लोग लेके आते हैं जिनके लिए अमेरिका एक आदर्श है। अब मैं आपको भारत की स्थिति बताता हूँ। भारत जैसा देश जिसके अंदर 25 घंटे क्या कई दिनों तक लाइट नहीं आती, लेकिन लोग अपराध नहीं करते,
और सिर्फ लाइट की ही बात नहीं है, हमारे देश में कुंभ मेला जैसा कार्यक्रम होता है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग मानी जाती है। इस कार्यक्रम के अंदर भी बिना पुलिस की व्यवस्था के इतने सालों से कार्यक्रम होता आ रहा था। करोड़ों लोग एक ही जगह पर इकट्ठे होकर चले जाते हैं, पुलिस की कोई जरूरत भी नहीं रहती है। वो तो जब से अंग्रेजों के बाद से पुलिस आ गई है तब से पुलिस उस कार्यक्रम को थोड़ा बहुत देखने लग गई है और उसकी व्यवस्था संभालने लग गई है। लेकिन अगर वह पुलिस ना हो तो भी वो कार्यक्रम होगा और बहुत शांति से निपट भी जाएगा। ये वही भारतीय व्यवस्था है जो हजारों सालों से प्रेम के आधार पर बनाई गई थी, ना कि भय के आधार पर। यही एक बहुत गहरा अंतर है अमेरिका की उस भय आधारित व्यवस्था में और भारत की प्रेम आधारित व्यवस्था में। और एक सच बात आप लोगों को बता दूं, जितनी गरीबी आज भारत देश के अंदर है, अगर इतनी ही गरीबी किसी पश्चिमी देश में होती तो वहाँ की पुलिस वालों से वहाँ पर क्राइम संभलता नहीं, इतनी ज्यादा मात्रा में वहाँ लोग क्राइम करते। वो तो भारत के इतने हजारों सालों से संयमित लोग हैं जो कितनी भी गरीबी में भी ये कोशिश करते हैं कि वो मेहनत से कमा लें। अगर सच में हमें हमारे देश में रेप जैसी घटना को रोकना है तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे समाज का निर्माण किस तरीके से किया था। जैसा मैंने आपको दो बातें बताई कि कंपटीशन और एडवर्टाइजमेंट आज हमारे दिमाग पर किस तरीके से वार कर रहा है, हमारे पूर्वजों ने भी इन्हीं दोनों स्तरों पर सोचते हुए समाज का निर्माण किया था। पहली बात तो हमारे पूर्वजों ने हमारे समाज में कंपटीशन आने ही नहीं दिया, क्योंकि सबके लिए रोजगार फिक्स कर दिया। तो एक तरफ से तो सुनिश्चित हो गया कि समाज के मन में हिंसा का भाव नहीं आएगा। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट। हमारे पूर्वजों ने भी एडवर्टाइजमेंट किया, लेकिन इस बात का नहीं कि लड़की एक वस्तु है, बल्कि इस बात का कि तत्त्वमसि, मतलब कि तुझ में और मुझ में कुछ भी दो नहीं है, सब कुछ एक ही है। ये पशु, पक्षी, कीट पतंगे, मनुष्य सब एक ही हैं। हमारे पूर्वजों ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को धीरे धीरे डाला कि सब कुछ एक ही है, दूसरे के दर्द में तुम्हें दुखी होना है। इसलिए आप लोग हमेशा देखेंगे कि आज भी गांव के अंदर किसी के ऊपर अगर विपदा आती है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। भले ही वो उसकी मदद ना कर पाए, लेकिन फिर भी वो उसका दुख बांटने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यही बात शहरों में नहीं है। शहर में अगर किसी पड़ोसी के साथ भी कुछ गलत हो जाता है तो पड़ोसी उसके सामने इसलिए नहीं जाते कि अगर सामने चले गए तो फिर उस बात में उलझना पड़ेगा, हो सकता है पुलिस के पास भी जाना पड़े। तो इन सब कारणों से बचने के लिए पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में नहीं जाते। और यहाँ मेरा इस बात का कहना कि सिर्फ सजा दे देने से बलात्कार नहीं रुकेगा, ये मतलब नहीं है कि सजा नहीं देनी चाहिए। सजा बिल्कुल देनी चाहिए। जिस घर के साथ ही घटना घटी है उस घर को थोड़ी बहुत संतुष्टि देने के लिए सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन सिर्फ सजा दे देने से बलात्कार नहीं रोका जा सकता। सजा दे देने से बदला पूरा किया जा सकता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। न्याय और बदला लेने में बहुत अंतर है। इस प्रकार का बदलाव सिर्फ 5-10 साल में नहीं आएगा, बल्कि इसके लिए पूरी एक पीढ़ी चाहिए। और उस पीढ़ी के अंदर ये बात डालने के लिए एक ऐसी सरकार चाहिए जिसके दिमाग में सच में इस बात को लेकर चिंता हो कि उसे समाज में से हिंसा का भाव खत्म करना है। और मैं इस बात को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हमारे देश में जो वर्तमान सरकार है या फिर जो विपक्ष में भी बैठे लोग हैं, उनके दिमाग में रेप को लेकर इतना गहरा चिंतन है ही नहीं। इसीलिए आप हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर जाकर हमसे संपर्क करें और हमसे जुड़े। और इसी नंबर पर जाकर बैंकों का मायाजाल किताब जरूर पढ़े। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ये समझ आएगा कि इन समाज की सारी दिक्कतों के मूल में एक अर्थव्यवस्था होती है। और अगर हमने उस अर्थव्यवस्था को परिवर्तित कर दिया, तभी जाकर हम समाज में सच में कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि इस विषय में मैं अपनी कुछ बात रख पाया हूँ और आपको कुछ समझ आया हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। मेरा नाम है शिवांक यादव। जय हिंद।